हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा आप लोगों के सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। और आज जो हम लोग का वीडियो है ये क्लास 10th के पहले चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो मैं इस वीडियो में जो बेसिकली ध्यान दिया हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करूं ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और एक बात मैं साथ में आपको बता दूं कि जो मैं बुक यहाँ पे फॉलो किया हूँ वो आपका NCERT आपके। तो पहला चैप्टर जैसा कि रियल नंबर आप देख सकते हैं। तो रियल नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आपको जो रियल नंबर यानी कि जो नंबर सिस्टम है इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो जो कि नंबर सिस्टम के नाम से है, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख लें ताकि आपका नंबर सिस्टम के अबाउट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब इस वीडियो को यानी कि इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, अब ये जो रियल नंबर है ये आपका पहली बार नहीं आया है आपके सामने, आप इससे पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ऐसी बात नहीं कि जो चीज़ें आप वहाँ पढ़ें वो भी आप यहीं पे पढ़ें, यूज़ उन चीज़ों का यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ों के आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले बेसिकली दो बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहली बात है वो आपका कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी जो बात है वो आपका कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये दो आपके जो टॉपिक हैं इसी पे ये चैप्टर सेंट्रलाइज है। अब ये दो टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है तो कुछ और भी इसके साथ एक्सिलरीज टॉपिक हैं, मतलब कहने का ये कि इसके साथ कुछ और भी टॉपिक लगी हुई हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसमें अगर जो पहला टॉपिक है अगर हमें इसको पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना होगा, या जो दूसरी टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ें क्या पढ़ना होगा, तो ये हम पहले एक बार बात कर लें, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ते जाएंगे और रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होंगे उस टॉपिक से वो भी करते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एक बार हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहली जो बात इसमें पढ़नी होगी वो आपको पढ़ना होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। दूसरी बात आपके सामने दिखाई गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तीसरी बात आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपका अलजेब्रा, ये पढ़ना है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक एक आपकी होगी प्रूविंग इरैशनैलिटी। और फोर्थ होगी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो इसमें मेनली हम लोग यही देखेंगे कि जो आपके रियल नंबर होते हैं उसमें रियल नंबर में हम लोग उस तरह के जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम पढ़ेंगे, लेम्मा के बाद अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम मेनली आपका यहाँ पे HCF अप टू नंबर्स के लिए बताया जाएगा। तो कैसे हम लोग एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग HCF फाइंड करते हैं, दो नंबरों या दो से अधिक नंबरों का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो है ये टोटली बेस्ड है आपके कंपोजिट नंबर, जो आप लोग कंपोजिट नंबर जानते हैं उस पे बेसिस है कंपोजिट। और प्रूविंग इरैशनैलिटी, मतलब आप जो नंबर इरैशनल होते हैं जैसे आपका √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ,
ये जो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, हम इसको प्रूव करना यहाँ देखेंगे किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, ये देखेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स करने का मतलब है कि आपके दो टाइप के नंबर्स बताएंगे, रियल, रैशनल और इरेशनल। तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि आपका टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन टर्मिनेट होगा, कौन टर्मिनेट नहीं होगा, कौन रैशनल होगा, कौन नहीं रैशनल, ये सारी चीज़ें हम लोग बात इसके लास्ट वाले टॉपिक में करेंगे। और इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस भी बुक में दी गई। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं क्लास 10। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हम एक एक शब्द जो इसमें आए उसका मतलब समझ लें कि क्या इसका मतलब है। यूक्लिड्स मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन का मतलब जानते हैं, डिवाइड करना, भाग देना। लेमा, ये शब्द थोड़ा आपके सामने नया है। इस शब्द की व्याख्या हम लोग करते हैं, यानी कि इस शब्द को समझते हैं। तो लेमा क्या होता है? लेमा बेटा ये होता है कि लेमा एक प्रकार का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आप इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलिए या चाहे इसे प्रूवेन मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलिए, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेमा जो होता है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी ट्रू ही होता है हमेशा। ये आपका फॉल्स होगा ही नहीं, ये हमेशा ट्रू होता है। तो लेमा क्या है? लेमा को किसी प्रकार की प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ट्रू रहता है। इसी कारण से हम इसे लेमा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन आपको देते हैं कि क्या होता है बेटा कि लेमा एक प्रकार का मैथमेटिकल या प्रूविंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जिसकी हेल्प से किसी दूसरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। यानी कि लेमा क्या हुआ? लेमा एक प्रकार का यह कथन होता है, गणितीय कथन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसको किसी प्रकार की प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा ट्रू होता है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी दूसरे मैथमेटिकल जो कथन रहेगा या मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि लेमा क्या है? लेमा इज ए मैथमेटिकल statement that use to prove another statement, another mathematical statement, another mathematical statement। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेमा एक तरह से एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसको किसी भी प्रकार की प्रूफ की जरूरत होती नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रू होता है। और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे उसको प्रूव करने में इसकी यूज़ हम लोग इसको करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द जो स्टेटमेंट आ रहा है इसका भी मतलब आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये भी कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में तो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग नामक चैप्टर में। लेकिन हम यहाँ पे छोटी सी बात आपको बता दें कि जैसे स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि जैसे आप बोलते हो कि 2 + 2 = 4। तो ये देखिए आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया, तो यही आपका स्टेटमेंट कहलाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि जो आप लोग मैथमेटिक्स में जो एक तरह से स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, इन्हीं को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। खैर इसका हम लोग बहुत डिटेल बात नहीं करना, ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास यानी कि 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रकार का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको किसी प्रकार के प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी प्रूव होता है, ट्रू होता है। और इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि जो आपका हेडिंग है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें जो आए हुए शब्द हैं इसका मतलब क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, इसका मतलब, इस पूरे का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिवीजन शब्द आया तो निश्चित रूप से डिवीजन से रिलेटेड चीज़ें ही होगी, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग डिवीजन जो प्रोसेस है, जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आपका होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। आप सोच रहे होंगे कि सर डिवीजन पढ़ाएंगे,
तो डिवीज़न हम नहीं पढ़ाएंगे, डिवीज़न जो आप जानते हैं हम उसी को लिखेंगे, लेकिन हम लोग को देखने का जो नज़रिया उसका होगा, जिस सेंस में हम लोग उसको देखेंगे, जो चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं वो चीज़ हम वहाँ से आपके सामने लाएंगे। तो जैसे देखिए हमारे पास अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर भी एक तरह से हो गया, तो अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 और 2, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5 और 2, तो 5 और 2 को ध्यान से देखिए, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसका मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करें 5 तो क्या होगा, 2 2 = 4 1। अब मुझे ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जिससे आप डिवाइड करते हैं इसको आप कहते हैं डिवाइजर, और हिंदी में बोलिए तो इसे भाजक कहते हैं। ये डिवाइजर हो गया। जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, विभाज्य हिंदी में बोलते हैं डिविडेंड। जितना टाइम ये डिवाइड होता है यानी कि 2, जिसको आप लोग कोशिएंट कहते हैं, इसको कोशिएंट और हिंदी में कहे तो भागफल इसे कहते हैं। और ये लास्ट में जो शेष आपका बचता है जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे, तो ये आपका शेषफल होगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह याद रखें। ये आपके सामने बहुत क्लियर सा मैंने प्रोसेस लिखा है। अब अगर इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आप लोग लिखते भी हैं, जानते भी हैं, कोई नई बात तो हम बता नहीं रहे आपको सामने। तो देखिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये आपका ये डिवाइजर सॉरी डिविडेंड है यानी कि 5 जो है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। मतलब ये कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये भी आप जानते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बताना चाहते हैं, चलिए ठीक है, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपके सामने। तो ये आपका रहा। अब एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके देख लें, इसके पैरेलल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया आपका 6 30 और 6, ये भी ले लेते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं 30 बड़ा है 6 छोटा है, तो डिवीजन करते हैं, चलिए डिवाइड कर दिया। तो क्या आने वाला है, 6 5 = 30, यानी कि शेष आपका 0। यानी कि इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो जो आपका 30 ये लिखा जा सकता है 6 × 5 + 0। ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता था, यहाँ कोई नई बात आपको अभी तक तो नहीं बताई थी। हाँ, छोटी सी एक बात मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज कर देना चाहता हूँ साथ में, कि शेष फल यानी कि जो शेष होता है, इतना तो आपको जरूर पता है कि किसी भी भाग वाली प्रक्रिया में यानी कि डिवीजन की प्रक्रिया में शेष यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा, ये आपको पता है। अगर बड़ा होगा या बराबर होगा तो एक टाइम और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से शेष हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि डिवाइजर से छोटा हो जाता है। यानी हम भाग दे रहे हो, भाग देने में क्या होता है कि जब इस प्लेस पे क्या होगा, जो शेष वाला प्लेस है, यहाँ पे जब भी ये डिवाइजर से छोटी क्वांटिटी आ जाए तो समझ जाओ वही आपका शेष वाला है। हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है शेष। ठीक है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, बराबर तक भी नहीं हो सकता, वो इक्वल भी नहीं हो सकता, जब भी रहेगा उससे लेस ही रहेगा। आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं, जैसे अगर वहाँ पे 1 आया है रिमाइंडर तो ये आप देख सकते हैं डिवाइजर से छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, शेष आपका जो रिमाइंडर आया 0 है वो 6 से छोटा ही है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है, अब ये दो बातें हुई, तो हम इन दोनों बातों को देख के क्या समझिए, क्या मतलब निकालें, क्या इसका हमें मीनिंग निकल के आया, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करना है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आप जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको दूसरे नज़रिए से यानी दूसरे सेंस में देखते हैं। तो अगर इन्हीं बातों को हम जनरलाइज करें, इन्हीं बातों को जो डिवीजन के प्रोसेस हैं इसको जनरलाइज करें, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें से हम निकाल के देखें कि क्या ऑब्जर्व हम करें डिवीजन प्रोसेस जो करते हैं, तो क्या हमें सभी डिविजन्स में
क्या जनरल यानी कॉमन ऑब्जर्वेशंस निकल के आता है। तो पहला ऑब्जर्वेशंस तो हमें यही समझ में आया, जो सबसे पहली बात आई कि कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनमें हम इस डिवीजन प्रक्रिया को जो अप्लाई करते हैं, तो हमें ये जो आपके सामने हमने नीचे लिखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमेशा अप्लाई होगा, ये हमेशा उस पर अप्लाई होगा। कोई भी दो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ये आपका उस पर अप्लाई होगा। हाँ, एक बात और हमें देखने को यहाँ मिलती है, तो अप्लाई हो गया, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या देखने को मिली? दूसरी बात हमें ये देखने को मिली कि जितने भी हम दो नंबर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो आपका कोशिएंट और रिमाइंडर है वो हमेशा यूनिक होता है। आप सोच रहे हो कि यूनिक का मतलब क्यों यूनिक बोल रहे हैं? यूनिक का मतलब ये है कि जो वहाँ पे नंबर आया है, यानी कि जो उसका भागफल यानी कि जो कोशिएंट होता है, जो उसका रिमाइंडर है, जो आपका शेष है, वो दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर वहाँ पे हम रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट उसे नहीं करेगा, यानी कि वो यूनिक है। हमेशा कोई भी दो नंबर को डिवीजन करेंगे तो उसका भागफल और शेषफल यूनिक आता है उस दोनों इंटीजर्स के लिए। जैसे यहाँ 5 और 2 के लिए बात करें तो 5 और 2 के लिए कोशिएंट 2 है, रिमाइंडर 1 है, तो ये 5 2 के लिए दोनों यूनिक है। अब यहाँ पे 2 और 1 के जगह कोई और नंबर रख के हम इसे सेटिस्फाई नहीं कराते, इस प्रोसेस को हम सेटिस्फाई नहीं करा सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं करते यहाँ 3 रख दें या 5 रख दें, ऐसा नहीं। तो यूनिक कहने का सेंस यही है कि ये दोनों क्या आएंगे, इन दोनों के लिए यूनिक नंबर, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये सेटिस्फाई होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी बात को, सेम बात को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका 30 और 6 है, इसके लिए 5 और 0 दो यूनिक नंबर है, जिसके वजह से ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। कोई और नंबर यहाँ पे 5 की जगह 10 या 0 की जगह 9 कुछ भी रख के हम इससे सेटिस्फाई नहीं करा सकते। अगर सेटिस्फाई को कराना है तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या रहेंगे, इसके लिए यूनिक रहेगा। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। और तीसरा ऑब्जर्वेशन रिमाइंडर से रिलेटेड बात रही कि तीसरा ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि जो रिमाइंडर है आपका वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ये भी आपको देखने को मिल गया। ठीक है, और छोटा में कितना छोटा हो सकता है? छोटा में कितना छोटा हो सकता है? 0। छोटा में कितना छोटा हो सकता है? 0 हो सकता है। यानी कि रिमाइंडर जो होगा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो भी आपका एक इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। ठीक है, लेकिन छोटा भी 0 हो सकता है, इससे छोटा नहीं। ठीक है, तो ये जो बातें आपके सामने हमने किया है, जो आपके सामने एनालिसिस किया, थोड़ा सा इसको और अब हम जनरली आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हों, ठीक है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर अगर हम ए और बी लें, ए एंड बी, जहां पे हमारा ए जो है वो बी से ग्रेटर है। बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर हमने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी लिया, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमने ए और बी लिया, जहां पे ए क्या है, बी से ग्रेटर है, तो निश्चित रूप से इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को सेटिस्फाई कराने के लिए जो हमने ये जो रिलेशनशिप आपके सामने लिखा है, ये वाला रिलेशनशिप इन दोनों में भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको वहीं बता दिया था ऑब्जर्वेशन में। तो ये जो आपका रिलेशन है, इसको अप्लाई करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे दो और यूनिक इंटीजर, बात ध्यान दीजिए, मैं वहाँ समझा था आपको यूनिक, तो दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर हम नाम दे दे रहे हैं कोई, ठीक है, एग्जाम्पल। तो क्यू और आर निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि then there exist unique integer, unique positive integer, बात ध्यान दीजिएगा, unique positive integers q and r such that, अब देख लीजिए कि जो आपका a है हम इसको लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, आप समझ गए होंगे। ए क्या है, डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू कोशिएंट और आर क्या है बेटा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप। और मैंने आर के बारे में भी आपसे बात किया था, तो आर के बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर आर जो है
वो आपका डिवाइजर मतलब समझ गए होंगे, बी से छोटा होगा, मैंने आपसे बताया था बी के बराबर भी नहीं हो सकता, और 0 के बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखा तो 0 भी आया था, इसलिए 0 को भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने जो डिवीजन प्रोसेस हमारा है, उस डिवीजन प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करके बात करें, थोड़ा जनरल बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात करें हम, ठीक है, तो हमें यही देखने को मिला उस डिवीजन प्रोसेस से कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो जिसमें ए बी से क्या हो, बड़ा हो, तो निश्चित रूप से दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर और एग्जिस्ट करेंगे जो कुछ इस रिलेशन को, जो आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, इसको सेटिस्फाई करेगा। आप समझ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये आपका लगभग वही बात है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, निश्चित रूप से बेटा एग्जिस्ट करेगा। और जहां पे आर जो है वो आर की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 20 जब भी रहेगा लेस रहेगा, बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो आपके सामने ये जो जनरल बातें हुई हैं, जो आपके सामने जनरल बात मैंने बताया, बाई ऑब्जर्वेशन जो डिवीजन का प्रोसेस है आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं, और इस डिवीजन प्रोसेस को ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करके जो हमने आपके सामने लॉ यहाँ पे बनाया है, मतलब कि जो दिखाया है आपके सामने पेश किया, उसी ऑब्जर्वेशन के हेल्प से आप देख सकते हैं कि वो हमेशा ट्रू था। डिवीजन प्रोसेस आप करते ही आ रहे हैं लोअर क्लासेस, आप देखते होंगे वो हमेशा ट्रू होता है। जो प्रोसेस होता है, ये जो आपके सामने लिखा गया है, हर एक डिवीजन प्रोसेस के लिए ट्रू होता है। तो निश्चित रूप से इस जो आपके सामने जो रिजल्ट मैंने लिखा है बाय ऑब्जर्वेशन, इस रीजन को किसी प्रकार की प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन है बाय ऑब्जर्वेशंस। तो इसी कारण से इस स्टेटमेंट को, जो आपके सामने ये स्टेटमेंट जिस समय दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे रख कर दूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन और ना आए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने इस समय ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो डिवीजन प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के बाद जो हमने यहाँ पे लॉ एक तरह से लिखा है, जो स्टेटमेंट ये लिखा है, ये स्टेटमेंट आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा इसी को कहते हैं। लेम्मा क्यों? क्योंकि किसी प्रकार की प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये बाई ऑब्जर्वेशन लिखा गया है, ठीक है, और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा, यही आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई अगर डाउट अगर आ रहा है तो आप लोग इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कमेंट, हम इसको और कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए बेटा अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्विलिब्रियम वही बात है, मैथमेटिशियन का नाम, डिवीजन भी आपका भाग देना, डिवाइड की प्रक्रिया। एल्गोरिथम नया शब्द है, एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम कोई ऐसी बात नहीं है, एल्गोरिथम सिंपल सी बात इसे हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से प्रोसेस होता है, मतलब यह एक प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि एक तरह से सीधे से समझोगे कि किसी भी क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम करेंगे, उसी प्रोसेस को बताता है। एक मतलब हम इसे कह सकते हैं कि इट इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि अगर इसको हम कहा जाए, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें कि एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर टू सॉल्व ए
प्रॉब्लम या पर्टिकुलर प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का एक सिंपल सा मतलब हुआ कि एल्गोरिथम एक तरह से किसी भी विशेष क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप ये बताता है। ठीक है, ये क्या करता है कि एक तरह से जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप ये बताता है। एल्गोरिथम बस इतने को करता है। एल्गोरिथम मतलब एक तरह से ये स्टेप्स की सीरीज होती है, ढेर सारे स्टेप्स आपको बताएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2, 3। कि पहले क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से ये एक प्रोसीजर को बता देता है। तो एल्गोरिथम हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो विशेष रूप से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे आधारित है। ठीक है, इसमें हमारा मेन काम क्या है, हमारा यही काम है कि हम किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ को फाइंड करना सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ किस तरह से हम फाइंड करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, यही हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि एल्गोरिथम में क्या चीजें दी गई है, किस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जैसा कि बताएं कि ये एक एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि स्टेप बाय स्टेप का एक जो प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया जाएगा, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। तो किस तरह से इसके बारे में हम लिखेंगे, क्या है ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास किसी भी 2 नंबर हो, हमारे पास 2 नंबर हैं, अब उन दोनों का हम क्या करना चाहते हैं, हम उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। मैं एक एक करके इसमें बता भी देता हूँ साथ में, कि जैसा कि देख लीजिए कि मैंने आपसे बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो उसी एचसीएफ को किस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें स्टेप्स हमने लिखा है, देखिए। तो स्टेप है आपके सामने कि इन ऑर्डर टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी आर फॉलोइंग स्टेप आर गिवन। तो उसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि जो आपका ए और बी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका उस पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को अप्लाई करते हैं। जो छोटा नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, बड़े वाले को डिवीजन करेंगे और जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है उसको अप्लाई करेंगे। यानी कि जो रिलेशनशिप होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे क्यू और आर आपको डिवीजन करने से मिल जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से रिलेशनशिप लिखते हैं, आप समझ सकते हैं। आर का मतलब मैंने आपको बताया ही है। तो अगर आपका ये जो आर है यानी कि जो रिमाइंडर है अगर 0 आ जाता है, आपने डिवाइड किया और पहले स्टेप में आपका क्या आ गया, 0 आ गया, आपने डिवीजन लेम्मा अप्लाई किया और देखा कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो जिस के स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो गया, आप समझिए कि जो आपका डिवाइजर बी है वही आपका ए और बी का एचसीएफ होता है। यानी कुल मिला करने का मतलब है कि हमें रिमाइंडर को 0 करना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा समझ जाओ कि उसी स्टेप का आपका जो डिवाइजर है वही डिवाइजर एचसीएफ होगा ए और बी का। ठीक है, तो अगर आपने पहले स्टेप में देखा, पहले स्टेप में आपने डिवीजन लेम्मा अप्लाई किया और आपने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसका मतलब जो डिवाइजर है बी वही आपका एचसीएफ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम लोग डिवीजन लेम्मा अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार जो अप्लाई करेंगे वो आपका डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में होगा, बी और आर के बीच में। ठीक है, आप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बी और आर के बीच में यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अप्लाई किया तो यहाँ पे 2 और नंबर हमें मिल जाएंगे, सी और आर, यानी कि कोशिएंट और रिमाइंडर तो मिलेगा ही निश्चित रूप डिवीजन करने से। तो अगर यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है कोशिएंट को सी से और रिमाइंडर को R1 से। ठीक है, अब इस स्टेप में भी देखते हैं कि अगर R1 0 हुआ, अगर R1 0 हुआ तो इसका मतलब C एचसीएफ हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है कि इफ R1 इज 0 देन डिवाइजर C इज द एचसीएफ। ठीक है, तो डिवाइजर जो आपका C होगा वो एचसीएफ बन जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, R1 0 नहीं हुआ, तो फिर हम लोग अगेन R1 और जो डिवाइजर आपका यहाँ पे C है उसके बीच में हम लोग फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप
हाँ, यहाँ सी और R1 के बीच में हम क्या करते हैं, फिर से आपका उसी इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। और जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर जीरो होता है, हम उसी स्टेप को क्या बोलेंगे, उसी स्टेप में जो डिवाइजर आया रहेगा हम उसी को SCF कहते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने पूरा प्रोसेस मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने ये लिखा गया है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इस लॉ को। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस लॉ को लिखने के बाद ऐसे थोड़ा सा बहुत अच्छे से SCF निकालना आपको समझ में नहीं आया होगा। जो स्टेप मैंने लिखा है ये ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन करके देखना पड़ता है। जब हम क्वेश्चन को करके देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। देखने में भारी भरकम दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा ये है नहीं, ये काफ़ी ईजी है। आप लोग SCF वगैरह निकालना जानते ही लोअर क्लासेस में, ऐसा नहीं कोई नई बात हम सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें लिखने का यहाँ तरीका हम लोग अपने बदलेंगे। चीज़ें वही होंगी, तरीके वही हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका हमें यहाँ बदलेगा। तो हम एक दो क्वेश्चन इस पर हम पहले हम SCF वाले का आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ये जो डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और देखिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम पे आधारित कि किस तरह से हम लोग आपका SCF निकालते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेंगे बेटा कि अगर हमारे पास दो नंबर हो 867 और दूसरा नंबर हमारे पास है 255। अब इन दोनों का हम SCF निकालना देखेंगे, किस तरह से हम इसका SCF निकालेंगे यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन नंबर बड़ा है। आपका बड़ा नंबर है 867 और छोटा नंबर क्या है 255। ठीक है, तो हम इस नंबर को A मान लेते हैं और इस नंबर को हम लोग B मान लेते हैं, और आप देख रहे हैं कि A है आपका ग्रेटर देन B। तो हम बेटा यहाँ पे बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवीजन करेंगे। 867 में डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करेंगे तो आप देख लीजिए कितना टाइम में डिवाइड होगा, लगभग आपका 3 टाइम। तो 3 5 ज़ा 50, 3 5 ज़ा 50 और ये 60 होगा, और ये 6 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखेंगे 102 है। तो अगर हम बाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखें इसे, तो ये क्या लिखेंगे बेटा, ये लिख सकते हैं हम इसको कि 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर 102 आपका जीरो नहीं था। अगर ये रिमाइंडर 102 अगर यहाँ जीरो हो गया होता तो यही जो आपका डिवाइजर है ये आपका क्या बन गया होता, SCF बन गया होता। तो ये बात ध्यान देना है कि हमें बस इतना ही करना है कि हमें रिमाइंडर को जीरो लाना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो होगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, SCF बन जाएगा उन दोनों नंबर का। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो अभी आया नहीं, तो जब ये रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है कि स्टेप 2 ये होता है कि जिस समय रिमाइंडर जीरो ना हो तो डिवाइजर, ध्यान सुनिएगा, डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर से हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर से तो आप देख सकते हैं डिवाइजर आपका क्या है, वो 225 है। तो हम बेटा यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे हम 255 को 102 से हम डिवाइड करते हैं बेटा। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये बात लिख दें कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन अगेन apply इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा ऑन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिवाइड कर दें, आप समझ गए 2 टाइम डिवाइड होगा, ये 2 टाइम डिवाइड करेंगे बेटा 402, तो आप देखोगे ये 51 है। तो यहाँ भी अभी भी ये जीरो नहीं हुआ, तो हम पहले इसको लिख दें बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो ये क्या लिखा जा सकता है बेटा, ये लिखा जा सकता है 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी भी रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है, अभी भी नहीं जीरो हुआ। तो फिर से प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज, यहाँ पे नॉट सब भूल गए, इज नॉट, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, नॉट जीरो
तो फिर से अप्लाई करेंगे बेटा, अगेन अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो फिर से अप्लाई करते हैं। तो फिर से अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपको डिवाइड करना होगा 102, आपका डिवाइजर है 51, तो यहाँ डिवाइड करेंगे बेटा 2 टाइम 102, रिमाइंडर इस बार 0 हुआ। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। इस बार रिमाइंडर 0 हो गया है, इस बार बेटा रिमाइंडर 0 हो गया। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0, then HCF is 51। ये बेटा आपका 51 है, यही HCF बन जाएगा। ये जो आपका 51 है यही आपका HCF बन जाएगा। नीचे आपको नहीं दिखाई दिया तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 होता है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो HCF बन जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल सीख सकते हैं कि जो HCF होगा इन दोनों नंबरों का 867 और कॉमा 255, इसका HCF आपका 51 है। ठीक है, तो HCF आप उस स्टेप के डिवाइजर को बोलते हैं जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम आपको बता देते हैं दोबारा, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो। तो पहला काम यही करेंगे कि 2 नंबर लेंगे, दोनों नंबर जो लार्जर नंबर है स्मॉलर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया गया उस तरह से आप लिखेंगे और ये देखेंगे कि रिमाइंडर 0 हुआ या नहीं हुआ। तो आप फिर से आप डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर, बात नोट करिएगा, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड करिए फिर से, अब फिर से इन दोनों में आप अप्लाई करें। यहाँ मैंने लिखा सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देन अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो देखिए मैंने अप्लाई किया तो अभी भी देखा कि 51 रिमाइंडर आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो जब अभी भी नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिस सिस्टम में 0 होगा वहीं हम लोग ऐसे मानेंगे। अभी 0 नहीं हुआ, फिर अप्लाई करेंगे अगेन डिवाइजर और रिमाइंडर में। तो डिवाइजर इस बार 102 है और रिमाइंडर आपका 51 है, तो हम फिर से वही डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा कि जब इसको अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो हमने देखा कि रिमाइंडर इस बार 0 आ गया। तो जिस सिस्टम में 0 आया रिमाइंडर, तो उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। तो यानी कि इन दोनों का HCF क्या होगा, 51 होगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस, 2 नंबरों को इस तरह से हम HCF निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर दे दिया जाए HCF निकालने के लिए, कैसे 3 नंबरों का HCF निकालेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर का पहले HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद जो HCF आया है और जो तीसरा नंबर है उन दोनों के बीच में फिर से इसी सेम प्रोसेस से HCF निकालते हैं अगेन। तो इस बार जो आएगा HCF वो आपका इन तीनों नंबरों का HCF होता है। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि ये 3 नंबर वाला भी HCF आपको निकालना आ जाए। इसको देख लीजिए, एक 3 नंबर वाला जिसमें आप HCF निकालना सीख सकते हैं। देखिए मैं एक 3 नंबर का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 156, 221 एंड 364। इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया है कि आप कोई भी 2 नंबर इसमें से लीजिए और उन दोनों का HCF निकालिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि पहले 2 नंबर लेते हैं। आपका एक नंबर हम ले लेते हैं 156 और दूसरा नंबर लेते हैं 225। तो हम पहले 2 नंबर ले लिए, ए नंबर जो लार्जर है 221 हमने ले लिया ए को, और बी ले लिया 156। आप समझ गए, ए लार्जर है बी। इसके बाद HCF सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे कि आपको हमने बताया है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, 221 156 का डिवीजन करेंगे। आप देख सकते हैं 1 टाइम ये होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 5 6 65 है।
अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे बाई इक्विड्स डिवीजन लेम्मा हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 221 इक्वल टू 156 इंटू 1 प्लस 65। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम फिर से अप्लाई करेंगे इस बार इसमें डिवाइजर और रिमाइंडर। तो डिवाइजर आपका है 156, रिमाइंडर आपका है 65, ये है। तो इसमें हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, ठीक है, 136 टू 26 है। अभी भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से लिखते हैं इसको, अगेन अप्लाई करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा 156 इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस 26। अभी भी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो फिर से अप्लाई करते हैं इस बार 65 और 26 फिर से अप्लाई करेंगे। देखिए क्या 65 26 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे 2 टाइम, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं इसी बात को, तो 65 इक्वल टू 26 इंटू 2 प्लस 30। अभी भी 0 नहीं हुआ, ये प्रोसेस चलता जाएगा तब तक जब तक कि 0 ना हो जाए। तो फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग 26 और 30, तो 26 और 30, 26 यहाँ पे 13 डिवाइड करेंगे 2 टाइम, रिमाइंडर इस बार 0 हो गया। तो अगेन अप्लाई करने पर हमने देखा कि 26 30 इंटू 2 प्लस, तो इस बार रिमाइंडर 0 हुआ। इसका मतलब SCF जो इन दोनों नंबरों का आएगा 221 और 156, ये आपका SCF हो गया, डिवाइजर था 13, तो आपका 13 SCF हुआ। लेकिन अभी सिर्फ 2 नंबरों का आया, तीसरा नंबर अभी बाकी है। तो अब इस बार अब तीसरे नंबर और ये जो आपका SCF आया, इसको लेकर हम लोग फिर से इसी सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर, इस बार A इक्वल टू आपका 364 होगा, B इक्वल टू आपका 51। प्रोसेस शुरू करते हैं, 364 51, ठीक है। डिवाइड करेंगे बेटा इसको, तो देखिए क्या आएगा, ये आपका पहले 2 टाइम डिवाइड कर लीजिए इसको, ओह सॉरी यहाँ 51 नहीं है, 13 30। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 26 होगा, 104 डिवाइड करेंगे इसको 13, तो ये आपका डिवीज़न हो जाएगा 8 टाइम, 8 टाइम इसको कर देते हैं 104, फिर रिमाइंडर 0 आ गया, तो एक ही बार में आ गया। इसका मतलब बाई डिवीजन लेम्मा 364 13 इंटू 28 प्लस 0, तो यानी कि SCF इसका जो आया 364 और 13 का, ये SCF आपका यहाँ पे देख सकते हैं 13 ही है। तो इस तरह से तीनों नंबर का अगर एक साथ लिखा जाए, therefore SCF तीनों नंबर का एक साथ लिखते हैं। पहला नंबर आपका था 156 221 264, SCF इसका 13 है। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 13 इस तीनों नंबर का SCF। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ करना नहीं है, पहले 2 नंबर का SCF निकालेंगे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का SCF निकाल देंगे, जो SCF आया है, और तीसरे नंबर को लेते हैं, तो आपका जो फाइनल SCF आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है आपका SCF निकालने का, यानी कि इक्विड डिवीजन जो आपका एल्गोरिथम है, इस पे बेसिस किस तरह से हम लोग SCF निकालते हैं, ये इसमें सिखाया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन आपको इक्विड डिवीजन लेमा पर भी समझाना है,
तो उसको हम लोग समझते हैं, एक दो क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं ताकि वो भी लेमा वाला भी क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन उस पर, लेमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है लेमा पे आधारित, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि सो डैट, लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लिक डिवीजन लिंक। इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन है एक कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 and 6q plus 3 and or 6q plus 3 or 6q plus 5, 6q plus 5, where q is some integer। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि लेम्मा पे बेस्ड है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे बेस्ड होते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो लेम्मा में जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हों तो उनके बीच में हम लोग अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं जिसमें ए ग्रेटर हो, तो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू और आर कोई यूनिक इंटीजर होंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, जहाँ पे आर की वैल्यू बी से लेस बट जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि ए तो कोई भी एक हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, लेकिन बी हम क्या मानेंगे, बी हम यहाँ पे जो डिजिट्स दिए जाते हैं, जैसे 6 दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिए क्यू के साथ डिजिट्स जो है वो 6 है, तो हम 6 को बी मानते हैं। ठीक है, बी हम किसको लेंगे, 6 को लेंगे। ये बात थोड़ा सा आप यहाँ पे चालाकी करेंगे क्वेश्चंस को देखकर कि हमें बी क्या लेना। ए तो आप ऐसे ये रहने देंगे, ए को हमें यूज करना है, लेकिन हम बी क्या लेंगे ये हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ दिया 6 तो हमने 6 लिया। तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से कि लेट स्मॉल ए, सोल्यूशन बता रही है, लेट ए स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, नहीं मैंने ऑड बोला नहीं मैंने इवन बोला, हमने सिर्फ बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने यहाँ पे ए एक एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड लेट बी इक्वल टू 6 बी अदर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा there exist two positive integer q and r such that, तो इसमें लिखना होता है तो a इक्वल टू आप लिखेंगे 6q प्लस आर, और आप समझ गए होंगे कि r की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, 0 से लेके b के लेस, b मतलब 6, तो 0 से लेके आपके b से लेस यानी 6 से लेस होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पे r की वैल्यू एक बार 0 लेंगे,
एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, 3 4 5, 6 नहीं लेना है क्योंकि 6 से लेस रहेगा। तो ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे रख दें आर की जगह तो क्या हो सकता है, तो ए छोड़ को आप देखेंगे एक बार 6 क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए कि व्हेन आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू आपका 6 क्यू आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये जो नंबर है क्या ये ऑड है, 6 क्यू, क्या ये ऑड है, नहीं, क्योंकि आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट ए ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, ठीक बेटा। इसी तरह से व्हेन आर इक्वल टू 1 लेंगे देन इक्वल टू आपका 6 क्यू प्लस 1 आया। तो आप देख सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 क्यू तो हो जाए, लेकिन ये प्लस 1 है होने के कारण ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर 6 क्यू वैल्यू हम क्या लें, 6 क्यू की वैल्यू अगर कोई भी ये इवन नंबर है 4 ले लिया तो निश्चित से 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, जो से 2 से डिवाइड। तो इसके कारण से 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑड है, विच इज ए ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। इसी तरीके से व्हेन आर इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 आएगा। आप देख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 2 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब विच इज नॉट ए ऑड इंटीजर, ये हुआ। इसी तरह से हम लोग किसके लिए लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे। यह आपका ऑड है, विच इज ए ऑड इंटीजर। इसी तरह से हम लोग 4 के लिए लिखेंगे। ये आपका ऑड नहीं है, तो विच इज नॉट ए ऑड इंटीजर। इसी तरीके से हम लोग 5 के लिए लिखेंगे। ये देख सकते हैं ऑड नहीं है, 2 से डिवीजन नहीं है, विच इज ऑड इंटीजर, ठीक बेटा। ये आपका ऑड है। तो आपने देखा कि ऑड कौन कौन मिला, ऑड आपको मिला 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो यही आपके ऑड मिल रहा है। तो यहां से ये बहुत क्लियर हो गया, यहां से बात क्लियर हो गई कि आपका जो ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होगा, यानी कि अगर हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखना है तो होगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या आया, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, बस हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं, इसमें कोई खास वर्क नहीं होता है, हमें सिंपल यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा है उसे अप्लाई कर देना होता है। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू कोई भी ले लेंगे, ए तो ऐसे ए ही लिख देते हैं, लेकिन बी की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है वो ले लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं चूंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा नंबर अगर बी दे देगा तो ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके लिए एक दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं, मतलब बी को लेने में थोड़ा सावधानी बरते। अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह इस तरह लिखा होगा तो हम बताएंगे आगे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को। फिलहाल एक साधारण बात कि हम बी को क्या लेते हैं, जो क्वेश्चन के आगे डिजिट्स दिया रहे उसी को ले लीजिए, और आप समझ गए कि आर की वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर उतने नंबर तक हो जाएंगे जो बी लिए होंगे उससे एक छोटा तक ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद उन सभी को आप आर की वैल्यू एक एक करके रख दीजिए उसमें, तो आप देखेंगे कि कोई ऑड होगा कोई इवन होगा, तो जैसा क्वेश्चन वहाँ बोले ऑड और इवन आप वहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन ऑड है कौन कौन इवन, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जवाब दीजिए। आगे चल के इसी में क्वेश्चन कभी कभी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलता है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलता है, तो हमें अगर स्क्वायर बोलेगा तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ता है, क्यूब बोलेगा तो क्यूब भी करना पड़ता है। तो हम लोग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग करके देखेंगे कैसे करेंगे। पहले फिलहाल सिंपल क्वेश्चन। तो इतनी बातें जो आज हमने बताया आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे बेसिस था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेसिस था, तो लेम्मा पे आधारित आप देख ही लिए और एल्गोरिथम पे आधारित भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं।
तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप चाहें तो इतने पे बेसिस जो आपका पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का लगा सकते हैं। ठीक है, जो लोग लगाइएगा और जिनको जो क्वेश्चन है कुछ इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो कमिंग एक्सरसाइज है पहला एक्सरसाइज, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग कमेंट में लिखे रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें बताना है, तो उन क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे।